हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमारी 9th क्लास है और 9th क्लास में हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स। और बेसिकली इकोनॉमिक्स में हम लोग आपका पढ़ रहे थे निर्धनता एक चुनौती। हम लोग उसको देख रहे थे। मैं आपको एक बार छोटा सा आपको ब्रीफ में रिविजन करा देता हूँ कि चैप्टर क्या था, कहाँ से हम लोग थे। चैप्टर नंबर 3 हमारे सामने था निर्धनता एक चुनौती। इसको हम लोग आपका देख रहे थे। इसमें हमने कुछ दो विशिष्ट एग्जाम्पल देखे। शहरी में कैसे क्षेत्र में आपकी निर्धनता है, शहर में हमने उसको देखा। फिर उसके बाद हमने आपका ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता क्या है, क्या उसके मायने हैं और किस तरह से हो सकती है, ये हमने आपका समझने का प्रयास भी किया था। क्लियर है? इन दोनों को चीजों को आपको देखते हुए हमने देखा कि क्या कारण है कि आपकी निर्धनता रहती है। उसके जो आयाम है, जो उसके फैक्टर हैं, उनको हमने पढ़ा। निर्धनता के बाद हमने देखा कि असुरक्षा की भावना कैसे उत्पन्न होती है, क्या है असुरक्षा, इसको भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद सामाजिक वैज्ञानिक की आपके दृष्टि से निर्धनता क्यों है और सामाजिक अपजन क्यों बना रहता है, इसके विषय में हमने देखा। फिर हम लोग बात कर रहे थे इसके बाद आपका निर्धनता रेखा की कि आपका पॉवर्टी लाइन क्या है, इसको हम लोग पढ़े। और हमने इस आपका पॉवर्टी आपका लाइन के अंतर्गत हमने न्यूनतम स्तर उपभोग को समझने का प्रयास किया। कैसे देखा कि हमने कैलोरी के आधार पर हमने मापा था किसको बच्चों, आपका गरीबी को, आपका न्यूनतम को। फिर हमने उसको 5 सदस्य वाले एक परिवार को हमने गांव में अगर 4080 रुपए और शहर में 5000 रुपए प्रति माह के हिसाब से हमने नापा। और इसको बताने वाले थे राष्ट्रीय प्रदर्शी सर्वेक्षण आपका संगठन, जिसको क्या बोलते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन हम लोग कहते हैं, एनएसएसओ, उसकी जिम्मेदारी थी। फिर आपका वर्ल्ड बैंक ने भी दिया। फिर हमने निर्धनता के अनुमान को लगाया कि कहाँ निर्धनता थी और कितनी बनी हुई थी। फिर उसके बाद हमने देखा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कितनी निर्धनता है। तो हमने देखा और हमने इसमें ऐसा पाया था मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि वर्ष 1993 और 94 में ग्रामीण क्षेत्र में 50% निर्धनता थी, तो आपका शहरी क्षेत्रों में 32, यानी कि कुल मिलाकर आपका 45% लोग आपका गरीब थे। कहां पर? ये पूरा इसका डाटा आपको मिला। ठीक, दो नंबर्स में है, एक है परसेंटेज में है और एक है आपका करोड़ में। क्लियर है? हम लोग बेसिकली बात कर लेंगे परसेंटेज की, भले ही वो आपका नंबर वहां दिया हो। लेकिन 2011-12 की अगर आप लोग बात करो तो ग्रामीण क्षेत्र में 26% आपका गरीबी थी, शहरी क्षेत्र में आपका 14%। ओवरऑल अगर इसको निकालोगे तो 2011-12 के अनुसार अगर मान लीजिए भारत में 100 लोग रह रहे हैं तो 100 में से केवल 22 लोग ही कैसे थे, आपके गरीब थे। कितने थे? 22 लोग ही, यानी कि 22% है, क्योंकि आप बात किसमें कर रहे हैं, प्रतिशत में। तो 22% जनसंख्या भारत की गरीब थी। अब देखिए 10 साल हो गए हैं तो लगभग इस नंबर में कमी आई है, 17-18% के राउंड में है ये आपका डाटा। क्लियर है? यह आपको बस इतना ध्यान रखना था। फिर मैंने आपको बताया था कि असुरक्षित समूह कौन कौन से हैं। बेसिकली इसी को हम लोग आपका पढ़ रहे थे और इसी को आपका समझ रहे थे कि क्या है इन सब का। चलिए आगे बढ़ेंगे हम, उससे पहले एक बार हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक भारतीय आरेख दिया गया 3.1 है, भारत में निर्धनता, और 2011-12 का ही एक आंकड़ा, एक डाटा हमारे पास है जिसको हम लोग आपका समझने का प्रयास करेंगे। इस डाटे को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या समझ आएगा, इसमें कुछ वर्ग दिए गए हैं, जैसे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, भारतीय निर्धनता का अनुपात औसत, और आपका है अनियत कृषि आपके श्रमिक जो आपके ग्रामीण क्षेत्रों में है, और एक आपका नॉन एग्रीकल्चर बेस के जो आपके श्रमिक है शहरी क्षेत्र में। इनका डाटा दिया गया है। ठीक, ये वर्ग बड़ा है, 0 से 10, 10 से 20, 30, 40 और 50 तक इसमें रखा गया है। अगर आप लोग अनुसूचित जनजाति को देखते हैं तो आपको कितना दिखाई देगा, इस वर्ग में 100 पुरुष पर आपका निर्धनता की संख्या को दिखाया गया। यानी कि अगर आप इसको मेजरमेंट करेंगे 100 में से कितने लोग आपके गरीब हैं, अगर हम लोग पूरी पॉपुलेशन को 100 मान लें, उस आधार पर अगर हम स्टडी करें तो अनुसूचित जनजाति में आपका 43% आपको लोग क्या मिलेंगे, आपका इसमें गरीब मिलेंगे। अनुसूचित जाति की बात करें तो 100 में से कितने लोग मिलेंगे आपको, ध्यान दीजिए, आपको 29 लोग। और भारतीय आपका निर्धनता का
एवरेज देखोगे तो कितना है 100, कितना है आपका 100। 100 का सिंपल सा मीनिंग है कि भारत में अब भी 22% लोग गरीब हैं 100 में से, ठीक। और अगर कृषि में देखोगे तो 34 और यहां भी 34%। इस तरह से आपको डाटा दिया जाएगा, जिसको मैं दोबारा आपको समझाऊंगा। चलिए एक बार वापस दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। वैसे मैं यहां तक आपको पढ़ा चुका था, कोई बात नहीं है। असुरक्षित समूह के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। कोई भी बच्चा माइक ले अपनी क्लास से और चैप्टर को पढ़ना शुरू करे, कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से। जीआईसी कुंभी चौड़, कोई भी एक बच्चा माइक ले ले बेटा। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। क्या नाम है बेटे आपका? मेरा नाम मानसी है। ठीक है मानसी, पढ़ो मानसी आप। असुरक्षित समूह निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। जो सामूहिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। इसी प्रकार आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषि श्रमिकों परिवार और नगरीय अनियत मजदूर परिवार है। निम्नलिखित आरेखा 3.1 इन सभी समूहों में निर्धन लोगों के प्रतिशत को दर्शाता है। यद्यपि निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का औसत भारत में सभी समूहों के लिए 22 है। अनुसूचित जनजातियों के 100 में से 43 लोग अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में 34% अनियत मजदूर निर्धनता रेखा के नीचे हैं। लगभग 34% अनियत कृषि श्रमिक ग्रामीण क्षेत्र में और 29% अनुसूचित जातियां भी निर्धन हैं। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सामाजिक रूप से सुविधा वंचित सामाजिक समूह का भूमिहीन अनियत दिहाड़ी श्रमिक होना उनकी दोहरी असुविधा की समस्या की गंभीरता को दिखाता है। हाल के कुछ अध्ययनों ने दर्शाया है कि 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जनजाति परिवारों को छोड़कर अन्य सभी तीनों समूहों अनुसूचित जाति, ग्रामीण कृषि श्रमिक और शहरी अनियमित मजदूर परिवार में निर्धनता में कमी आई है। इन सामाजिक समूह के अतिरिक्त परिवारों में भी आय समानता है। निर्धन परिवारों में सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। कुछ संदर्भों में महिलाओं, वृद्ध लोगों और बच्चियों को भी ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित किया जाता है। थैंक यू सो मच मानसी। आप बेटा मानसी बैठ जाओ, मैं दोबारा मौका दूंगा, फिर आपको बैठ जाइए, माइक ऑफ कर लें। चलिए ध्यान देते हैं थोड़ा सा। देखिए ये सारणी को हमने देखा, पढ़ा, इसी में हमने बात की थी असुरक्षित समूह की, यानी कि ऐसे लोग जो आपकी निर्धनता रेखा से नीचे जी रहे हैं, जिनका पर्याप्त संसाधनों पर अपनी पहुंच नहीं है, उनको हमने क्या कहा कि वो लोग क्या है, असुरक्षित आपका समूह में है, इनसिक्योर ग्रुप में वो लोग हैं। ऐसे में अगर आप लोग देखोगे तो हमें क्या दिखाई दिया, बिल्कुल स्पष्ट है कि औसतन अगर आप लोग एवरेज करें तो आपको दिखाई देगा कि भारत में औसतन जो आपका गरीबी है वो कितना है, 22% है, ये हमने देखी है। और अगर हम लोग बात करें अनुसूचित जनजाति शेड्यूल आपका ट्राइबल को अगर हम लोग देखें तो 100 में से कितना लोग हैं, 43 लोग ऐसे हैं जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में कैसे हैं, असमर्थ है। क्लियर है। और अगर इस तरह ही आपके नगरीय क्षेत्र में देखें, जो अनियमित यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के आपके पुअर जो मजदूर हैं, जो आपकी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, दैनिक आपकी मजदूरी करते हैं, ऐसे लोगों को देखोगे तो लगभग ये भी कितना है, 34%। यानी कि आप कुल मिलाकर देखिए अनुसूचित जनजाति के लोग और अनियमित मजदूरों की निर्धनता रेखा परसेंटेज में आपको समान दिखाई देगी। कैसी है, समान, क्योंकि ये भी कितना है, 34% है, ठीक। और ये कितना है, 43। तो 10% का भले ही अंतर हो, लेकिन सिमिलरिटी आपको लग रहेगा। आगे देखिए,
इसमें कह रहे हैं कुछ लोग हमारे पास 34% कौन है आपका कृषि में जो लोग लगे हुए हैं, जो लोग केवल आपका कृषि क्षेत्र में ही आपका मजदूरी करते हैं, वो लोगों का परसेंट भी कितना अच्छा खासा है। और 29% लोग कौन है, अनुसूचित जाति। ध्यान रखना, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। एक शेड्यूल आपका ट्राइबल एरिया है, एक आपका शेड्यूल कास्ट है, क्लियर है। और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सामाजिक रूप से सुविधा वंचित सामाजिक समूह, अब कैसे हैं यही लोग ही कैसे हैं आपका, जो आपको सामाजिक समूह से आपका वंचित है। जैसे ना तो इनके पास आपकी भूमि है, और उसके बाद भी ये कैसे हैं, अनियमित आपके धाड़ी वेश आपके श्रमिक है, यानी कि पर डे के हिसाब से ये काम करते हैं और पर डे के हिसाब से इनको क्या मिलती है, आपकी पे आउट मिलती है, इनको सैलरी मिलती है, क्लियर है। और उनकी दोहरी आवश्यकताओं की समस्या की गंभीरता को दिखाता है। कैसी है उनकी जरूरतें, कैसी है, डबल है। हाल ही के कुछ अध्ययनों में दर्शाया गया है, बहुत सारे ऐसे आपके रिसर्च हुए हैं, अध्ययन हुए हैं, जिन चीजों में स्टडी करी जाती है कि कौन सा वर्ग सबसे ज्यादा संपन्न है, या कौन सा आपका बिलो पॉवर्टी जी रहा है, या आपका पॉवर्टी लाइन पर एग्जिस्ट कर रहा है, ये सारी चीजें होती हैं। अब देखिए 1990 के दशक का मतलब 10 साल का होता है, ठीक। दौरान अनुसूचित जनजाति परिवार को छोड़कर अन्य 3 सभी सामूहिक यानी कि अनुसूचित जाति, ग्रामीण श्रमिक और शहरी अनियमित मजदूर में निर्धनता में कमी आई है। यानी कि अनुसूचित जाति और ग्रामीण क्षेत्र का जो मजदूर है और शहरी क्षेत्र का जो मजदूर है, उनकी गरीबी में क्या आई है, आपका कमी आई है। लेकिन किसकी गरीबी में कमी नहीं आई है, तो अनुसूचित जनजाति, जिनको हम कहते हैं एसटी, इन लोगों की गरीबी में कमी नहीं आई। ये लोग जिस पैमाने पर खड़े थे, जैसे भी खड़े थे, ये आज भी वही है। ये लोग कौन हैं, ये लोग वो हैं जो आपका जंगलों में निवास करते हैं, ऐसे हैं जंगलों में निवास करते हैं, क्लियर है। आप अगर जनजातीय क्षेत्र को देखोगे तो आपको उत्तराखंड में दिखाई देगी, भोटिया है, क्लियर है, वो कैसे हैं, जनजातीय के लोग हैं। और आपको एक छोटी सी एक प्रश्न भी है और क्वेरी भी है, ये आपको ढूंढना है कि उत्तराखंड में कौन कौन सी आपकी जनजाति है, क्लियर है, और कैसा उनका सामाजिक स्तर है। ये आप खुद ढूंढिए और पढ़िए, थोड़ा सा स्टडी आप भी करिए। आप इकोनॉमिक्स देख रहे हैं तो कम से कम आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको ढूंढे और अपने व्यक्तिगत लेवल पर समझे, क्लियर है। आगे देखिए, इन सामाजिक समूह के अतिरिक्त आपके परिवार में भी आय की असमानता है। कैसी है, जो आपका आय है, आपका परिवार बेस, वो कैसी है, डिफरेंट है, सबकी कैसी है, अलग अलग है। निर्धन परिवारों के सभी लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। सबसे पहली बात क्या है, वेरिएशन आपको दिखाई देगा, सिमिलरिटी नहीं मिलेगी आपकी इनकम में, दोनों का अलग अलग इनकम बेस है। फिर उसके बाद लोगों के सामने अपने अपने चैलेंजेस हैं, और हर दूसरों के सामने अपनी कठिनाई बहुत अधिक है। और कुछ संदर्भों की बात करें तो जो आपकी महिला हैं और जो आपके बुजुर्ग लोग हैं और बच्चों को भी सही ढंग से परिवार के लिए उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित रखा जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई वृद्ध व्यक्ति गरीब है और उसको दवाई की आवश्यकता है या किसी हेल्थ फैसिलिटी की कुछ चेकअप की आवश्यकता है, वो उसको नहीं मिल रहा, बच्चों को प्रॉपर आपका न्यूट्रिशन चाहिए, वो उनको प्रोवाइड नहीं हो रहा है। ये सब चीजें तब प्रोवाइड होंगी जब आप कम से कम 2 वक्त का खाना भी खा पाओ। तो ऐसी समस्या है, और ये लेवल है हर समूह और वर्ग में आपका गरीबी का, आपका निर्धनता का, जिसे आप अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब देखिए, अब राज्यों में अलग अलग रूप से मिलेगा। जैसे आप देखेंगे 2011-12 में आपका निर्धनता देखोगे तो मध्य प्रदेश, असम, बिहार, उड़ीसा में एक नेशनल इनका आपका अनुमान लगाया गया था कि कम से कम आपका इतनी गरीबी होनी चाहिए, इससे ऊपर गरीबी को कम करने के लिए आपका राज्य सरकार काम करेगी। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं, जैसे आपका मध्य प्रदेश हुआ, असम हुआ, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा में यहां निर्धनता जो अनुमान है राष्ट्रीय अनुमान से ज्यादा है। कैसा है, राष्ट्रीय अनुमान से ज्यादा है। यानी कि 22 लगाया गया था ना, राष्ट्रीय अनुमान हमने कितना लगाया था, 22, यहाँ 22% से भी ज्यादा आपको मिलेगी, क्लियर है। उड़ीसा में आप देख सकते हैं कि वहां बहुत अलग स्थिति है। मध्य प्रदेश को भी आप देख सकते हैं, वहां आपका शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा है, क्लियर है। बिहार में भी आपका देख सकते हैं कि वहां रोजगार की और निर्धनता की क्या स्थिति है, ठीक।
ये सारी चीजें हैं। अगर आप लोग आगे बढ़ोगे तो उसमें कुछ आपको डाटा आपको मिलेगा। उड़ीसा में दिखाया है 33.7% लोग आपको मिलेंगे, और बिहार का है ये पहला वाला, और ये किसका है 32.6% किसका है, उड़ीसा का है। और अगर हम लोग बात करें निर्धनता के औसत के साथ साथ, दो सर्वाधिक आपका निर्धन राज्य बने हुए हैं उड़ीसा और मध्य प्रदेश। क्योंकि आप अगर देखेंगे उड़ीसा के क्षेत्र में भी और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में भी जनजातीय समूह बहुत ज्यादा है, आपके ट्राइबल एरिया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको जो ये प्लेट्यू रीजन है, जो आपके पठारीय क्षेत्र हैं, उन सभी पठारीय क्षेत्रों में जंगलों में निवास करने वाली जनजाति यहाँ है। और अभी आप लोग पूरा ऊपर से स्टडी करके आए हैं कि सब में गरीबी की कमी आई है, लेकिन जो आपके जनजातीय क्षेत्र हैं, जनजातीय लोग हैं, उनकी गरीबी में आपका कमी नहीं आई है। तो जहां पर जनजातीय प्रतिशत ज्यादा होगा तो वहां ऑलरेडी गरीबी ही पहले बनी हुई है, तो वहां का राज्य का नंबर कैसे गिरेगा। अब देखिए, अगर आप इन राज्यों का, बच्चों किन राज्यों का, मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा का कंपैरिजन किससे करने लग जाओ, इनकी तुलना किससे करने पर, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, अगर आप इनसे करोगे इनका कंपैरिजन, तो आपको एक अंतर बहुत अलग दिखाई देगा। और आप देखिए आज के समय में ये बड़े आपके समृद्धशाली आपके प्रदेश हैं। आप केरल को देखिए, एजुकेशन और हेल्थ में पूरे भारत में कोई राज्य आपका टक्कर नहीं दे सकता केरल को, एजुकेशन हो चाहे हेल्थ हो। आप महाराष्ट्र को देखिए, इकोनॉमिकल स्तर में और बिजनेस के मामले में कोई टक्कर नहीं दे सकता। ऐसा ही है गुजरात में, सूरत, अहमदाबाद, आपका बड़ोदरा, व्यापार ट्रेडिंग सेंटर हब हैं, पूरे वर्ल्ड में लोग इनको जानते हैं। आंध्र प्रदेश को, आपका तमिलनाडु को देखिए, ये भी अपने आप में टेक्नोलॉजी के बेस पर और बहुत सारी सब अपनी कॉटेज इंडस्ट्री को आपके समेटे हुए। पश्चिम बंगाल को देख लीजिए, इतनी बड़ी आपका पॉपुलेशन है, क्लियर है, और कोलकाता जैसी सिटी की वजह से ही पूरे बंगाल को रोजगार मिलने में बहुत आगे है, क्लियर है। आगे आप कह रहे हैं कि बंगाल के निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। ये राज्य ऐसे हैं जिनमें गरीबी स्तर बहुत नीचे गिरा है। अगर वहीं आप कंपैरिजन करेंगे पंजाब और हरियाणा जैसे उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में परंपरागत रूप से सफल हुए हैं। ये अपने ट्रेडिशनल जो उनका आपका पैटर्न था, उसी पैटर्न से इन्होंने गरीबी कम की है। आप जानते हैं पंजाब, हरियाणा और खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला जो पार्ट है, ये एग्रीकल्चर के लिए बड़ा आपका फर्टाइल है और बहुत ज्यादा बेस पर एग्रीकल्चर बड़े अच्छे मात्रा में होता है। आपको पता है यहाँ गेहूं, गन्ना और चावल मुख्य रूप से उगाया जाता है, और गन्ने के मामले में हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश की टक्कर नहीं है, क्लियर है। यहाँ बहुत बड़े रूप में उगाते हैं, और यही कारण है कि इन्होंने अपने ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर से ही क्या किया है, गरीबी को कम किया है। अगर बात करें केरल में, तो केरल ने मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया है, और हमने चैप्टर पढ़ा है, इससे पहले चैप्टर मैंने आपको पढ़ा था मानव संसाधन विकास, क्लियर है। तो किसने ध्यान दिया है, आपका केरल ने। और केरल में एजुकेशन को आप देख लीजिए, केरल का आप साक्षरता दर देख लीजिए, 97% कुछ आपको मिलेंगे लोग पढ़े। और केरल का लोग जबरदस्त, किसी भी फील्ड में देखिए, हेल्थ को ढूंढ लीजिए, चाहे आप उसमें एजुकेशन में देख लीजिए, आप केरला की टक्कर नहीं ले सकता भारत का कोई भी राज्य, चाहे उसमें आपका महाराष्ट्र क्यों ना हो। महाराष्ट्र इतना समृद्ध शहर है, गुजरात इतना आपका समृद्ध है, लेकिन एजुकेशन लिटरेसी में वो केरल को टक्कर नहीं दे सकता, क्लियर है। पश्चिम बंगाल में जो आपका लैंड रिफॉर्म हुआ है, जो आपका भूमि सुधार, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में आपको दिखाई देगा कि 500 बीघे जमीन वाला किसान, 1000 बीघे जमीन वाला किसान, 10,000 बीघे जमीन वाला, क्योंकि जमींदारी व्यवस्था जब भारत में थी, लैंड रिफॉर्म जब हो रहा था, और उस समय एक आंदोलन चला था, भूदान आंदोलन, क्लियर है। तो सबसे पहले सफल रूप से सरकार अगर कहीं आपका लैंड रिफॉर्म कर पाई थी, भूमि सुधार कर पाई थी, तो वो एकमात्र प्रदेश था, वो था वेस्ट बंगाल, यहाँ बड़े अच्छे रूप में। और यही कारण है कि इस उपाय ने क्या कर दिया, निर्धनता को कम करने में सहायता दी। अब सबके पास इक्वली आपकी जमीन डिस्ट्रीब्यूट थी, सब लोगों ने मेहनत करी, अपना काम किया, अपने रिसोर्सों पर ध्यान दिया, और क्या हो पाए, बहुत हद तक गरीबी को नीचे गिर पाए। आपने अभी पीछे चैप्टर में पढ़ा है कि भारत में निर्धनता के कारणों में यह भी रहा है कि छोटे किसान है, सीमा, उनके पास जमीन कम है, वो अपनी खेती करना चाहते हैं,
खेती भी करते हैं, वो पैसा ब्याज पर उठाते हैं, इतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता और वो क्या होते हैं, उस ऋण के कुचक्र में आपका फंस जाते हैं। किससे लेते थे ऋण? वो बड़े जमींदारों से, साहूकारों से, क्लियर है, उनसे ऋण लेते थे। अब बात करें आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सार्वजनिक वितरण। कहां पर? आंध्र प्रदेश और आपके तमिलनाडु में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इतना बढ़िया सुधार करा है उसने कि आप देख सकते हैं कि इस अनाज के सार्वजनिक आपका वितरण है, जिसको कहते हैं आपका पीडीएस सिस्टम। उस पीडीएस ने क्या किया है, बहुत तगड़ा रिफॉर्म किया है और तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में गरीबी का जो आपका परसेंटेज था उसको डाउन कर दिया। क्लियर है? इतना अच्छा और कोई नहीं कर पाया। यानी कि हर राज्य ने अगर कुछ ना कुछ आपके प्रयास करा है, चाहे एक ही क्षेत्र में करा है, वहां पर गरीबी का स्तर नीचे गिरा है। क्लियर है? आप केरल को देख लीजिए, आंध्र प्रदेश को देख लीजिए, तमिलनाडु को देख लीजिए, गुजरात को देखिए, महाराष्ट्र को देखिए, वेस्ट बंगाल को देखिए। क्लियर है? उधर पंजाब को देखिए, हरियाणा को देखिए, यहां पर गरीबी कम हुई है। लेकिन वही कंपैरिजन आप किसका करते हैं? बिहार का करते हैं, उड़ीसा का करते हैं, मध्य प्रदेश का करते हैं। क्लियर है? तो ऐसी जगह आपको दिखाई देगा कि यहाँ गरीबी अभी भी बरकरार है और कम से कम इन लोगों को आपका गरीबी जीरो करने में और मेरे हिसाब से कम 50 साल लगेंगे। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। क्लियर है? चलिए, तो ये था थोड़ा सा एक आपका परिदृश्य जो हमको देख रहे थे इसमें। चलिए, इसमें आगे से पढ़ने पहले एक छोटी सी कहानी पढ़ेंगे। चलिए, कौन बच्चा खड़ा होगा माइक लेकर जो इस कहानी को आगे अपने कंटिन्यू करेगा? शाबाश, जीआरसी कुंभिचौड़। शिवमरन तमिलनाडु में करूर कस्बे के निकट एक छोटे मिस्से गांव में रहता है। करूर हथकरघा और बिजली गरगा के अपने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। गांव में 100 परिवार रहते हैं। शिवमरन आयु थांतियार मोची जाती है और अब वह 160 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से एक खेती मजदूर के रूप में काम करता है, लेकिन उसे यह काम में मात्र 5 या 6 महीने मिलता है। अन्य समय में वह गांव में दूसरे छोटे मोटे काम करता है। उसकी पत्नी शशिकला भी उसके साथ काम करती है, लेकिन इन दिनों उसे कभी कभी ही काम मिल पाता है। यदि मिलता है तो उसी काम के लिए जो शिवमरन करता है उसे 100 रुपया प्रतिदिन मिलता है। परिवार में 8 सदस्य हैं। शिवमरन की 65 वर्ष आयु विधवा माँ बीमार है और प्रतिदिन के कामों में उसे सहायता की आवश्यकता पड़ती है। उसकी 25 वर्ष की एक अविवाहित बहन है और उसके अपने 4 बच्चे हैं जिनकी आयु 1 से 16 वर्ष के बीच है। उनमें 3 लड़कियां हैं और सबसे छोटा बेटा है। कोई भी लड़की विद्यालय नहीं जाती। लड़कियों के लिए विद्यालय की पुस्तकें और अन्य वस्तुएं खरीदना विलासिता है और उसके बस से बाहर है। फिर एक दिन उनकी शादी भी करनी है, लेकिन इसलिए अब वह अभी उनकी शिक्षा पर खर्च नहीं करना चाहता। उसकी माँ की अब जीने की कोई इच्छा नहीं रही। वह मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है। उसकी बहन और सबसे बड़ी लड़की घर का काम करती है। शिवमरन अपने बेटे को बड़ा होने पर विद्यालय भेजना चाहता है। उसकी अविवाहित बहन की उसकी पत्नी के साथ बनती शशिकला उसे एक बोझ समझती है, लेकिन शिवमरन धन की कमी के कारण उसके लिए कोई योग्य वर नहीं ढूंढ पा रहा है। यद्यपि उसके परिवार को 2 जून की रोटी का प्रबंध करना है कठिन हो रहा है। शिवमरन मात्र अपने बेटे के लिए कभी कभी दूध खरीद लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जीआरसी कुंभिचौड़ के बच्चे। आप बैठ जाइए बेटे। देखिए, हमारे सामने एक छोटी सी स्टोरी है, एक कहानी है। शिवमरन और तमिलनाडु के एक कस्बे में रहता है, गांव में, उसकी एक कहानी है हमारे। और ये कहानी कोई एक आपका शिवमरन की नहीं है, ये आम रूप से आपको किसी न किसी घर में, किसी न किसी गांव में 10-5 के रूप में बड़ी कॉमन रूप में मिल जाएगी। जहां पर गरीबी है, ये सारी अनियमितताएं आपको इस प्रकार की मिल सकती। अब देखिए, कोई व्यक्ति अब जिसकी परिवार इनकम बड़ी कम है, आय कम है, उसके सामने सारे चैलेंजेस होंगे। आय ज्यादा होगी, उसके पास अच्छा पैसा होगा तो उसे किसी चीज की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। अब शिवमरन बाप का रमन को देख लीजिए। पहली बात तो क्या करता है,
160 रुपए के दिन के हिसाब से कमाता है, वो भी खेती मजदूर के रूप में काम कर रहा है। साल में 4-5 महीने ही काम मिलता है, 160 रुपए प्रति दिन के हिसाब से 4-5 दिन काम मिल रहा है। अब जब इतना काम मिल रहा है तो उसके पास क्या इनकम होगी, क्या उसकी सेविंग होगी, ये आप बहुत अच्छी तरह से अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी बात है, शिव रमन काम करता है और उसे कहीं कुछ काम ऐसे जहां पर उसको आपका 100 रुपए भी मिलते हैं, यानी कि मैक्सिमम कितना 160 रुपए और मिनिमम 100 रुपए उसके मिल जाते हैं। अब परिवार में अगर बात करो तो कितने मेंबर हैं, 8 सदस्य हैं और 160 रुपए उसका वेतन है पर डे का, और 5 या 6 महीने उसको काम मिलता है। अब सोच के देखिए, 160 रुपए के हिसाब से भी अगर आप 6 महीने का काउंट करोगे तो कितना पैसा बनेगा, आप सोच सकते हैं, ठीक। और उसमें भी 65 साल की उसकी मां है विधवा, जो भी बाप का बीमार पड़ी है और बीमार है तो उसके कुछ दिन के दिन काम कर दिनचर्या में किसी की हेल्प करती होगी। मान लीजिए उसको कुछ भी काम करना है, कहीं भी जाना है, तो उसे किसी न किसी व्यक्ति की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। उधर क्या है, शिव रमन की एक बहन है जो 25 साल की है, अविवाहित है, 4 उसके अपने बच्चे भी हैं और बच्चों की एज भी डिफाइंड है, 1 साल से लेकर 16 साल तक के। उसमें भी 3 लड़कियां हैं और सबसे छोटा बच्चा है। अब वो शिव रमन क्या कर रहा है कि देखिए उसके पास बहुत सीमित पैसा है, उस पैसे से वो क्या करना चाह रहा है, अपनी बहन की शादी करना चाह रहा है, अपनी लड़कियों की भी उसको शादी करनी है, अपनी माँ के इलाज के लिए भी पैसा रखना है, कुछ अपने सेविंग भी होनी चाहिए, कुछ खाने पीने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी पैसे की, वो भी होना चाहिए। तो वो क्या नहीं कर पा रहा है, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहा। और यहाँ देखिए लिखा है कि लड़कियों के लिए विद्यालय की पुस्तकें और अन्य वस्तुएं खरीदना विलासिता है। विलासिता मतलब मनोरंजन है, शौक है। अगर उनको किताब मिल जाए तो ऐसा लगेगा वाह क्या मिल गया, हमको किताब मिली है, तो उनके लिए विलासिता जैसे है। अब देखिए, अब वो क्या सोच रहा है कि फिर एक दिन उन सबकी आपका शादी भी करनी है, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए, ठीक। और उसकी माँ क्या कह रही है कि उसकी माँ की कोई इच्छा ही नहीं है जीने की। अब क्या चाह रही है उसकी माता जी, बस क्या हो जाए कि मृत्यु मुझे आकर ले जाए, वो प्रतीक्षा कर रही है मृत्यु की। और जो उसकी बहन है वो अभी सबसे बड़ी क्या करती है, उसकी बहन और बेटी घर में काम करती है। शिव रमन अपने बेटों को विद्यालय भेजना चाहता है। देखिए किसे पढ़ाना चाह रहा है, वो अपने बेटे को पढ़ाना चाहता है। और कह रहे हैं जो उसकी अविवाहित बहन है उसकी पत्नी के साथ नहीं बनती, यानी कि शिव रमन की बहन की वहां किससे नहीं बनती, उसकी पत्नी से। घर में झगड़े होते हैं, क्लियर है। और शशिकला क्या समझती है, उसकी बहन को एक बोझ मानती है, ठीक है। और कह रहे शिव रमन की धन की कमी के कारण उसके लिए कोई योग्य वन नहीं ढूंढ पा रहा है। शिव रमन के पास पैसा नहीं है और जिस तरह का आपका लड़का चाहिए वो लड़का नहीं ढूंढ पा रहा है, और उसके परिवार को 2 जून की रोटी का प्रबंध करना कठिन हो रहा है। जून का महीना मत समझ लेना बेटा इसे, जून का मतलब होता है, आम भाषा में बोला गया 2 वक्त, 2 टाइम। ये जून का मतलब क्या है, वक्त। 2 वक्त की रोटी का प्रबंधन करना उसके लिए कठिन है। तो शिव रमन मात्र अपने बेटे के लिए ही कभी कभी दूध खरीदता है। अब सोच के देखिए, जो कभी कभी दूध खरीद रहा हो उसकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी। तो ये कहानी है हर एक परिवार की, ऐसे बहुत सारी फैमिली हमको मिल सकती, क्लियर है। तो इस तरह से हम चीजों को आपका देखेंगे, आपका समझने का प्रयास करेंगे, गरीबी क्या है, कैसे उसको दूर कर सकते हैं, क्या कारण है, सरकार कौन सी योजना चला रही है, सरकार के प्रयास क्या हैं, इन सभी पर विचार करेंगे। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।